नमस्कार साथियों। स्कूल लेक्चर की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। स्कूल लेक्चर के जहां पर अपन पेपर फर्स्ट वाले जो इतिहास विषय के प्रश्न आए हुए हैं आपके पेपर फर्स्ट में उन सबका डिस्कशन करते हैं। आज हम जो 2018 का ग्रुप बी का पेपर है उसके प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये ग्रुप बी है, ठीक है। ग्रुप बी के प्रश्न है सारे, ठीक है। इस पर अपन चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस प्रकार से पूछे गए हैं आपके, और हम जो जहां से अध्ययन कर रहे हैं क्या पेपर वहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसका भी अपने को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, 2018 में एग्जामिनर ने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की अपनी तरफ से। वो भारतीय इतिहास के प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं। तो ग्रुप ए में भी अपन ने देखा था 12 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के थे और 3 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास के थे मात्र। आज इसमें देखते हैं तो ग्रुप बी में भी लगभग 13 क्वेश्चन जो है भारतीय इतिहास से पूछे गए हैं और मात्र 2 क्वेश्चन जो अपने राजस्थान के इतिहास से पूछे गए हैं, ठीक है। तो मतलब भारतीय इतिहास का कंटेंट इन्होंने बढ़ा दिया है और ये हर बार इस तरीके से पैटर्न चेंज करते रहते हैं। लेकिन कुल मिला के जो इतिहास में 15 क्वेश्चनों का जो पैटर्न है ना वो बरकरार है। मतलब 15 क्वेश्चन यानी कि पेपर का 1/5 भाग है ना, ये कहां से पूछा जाएगा? अपना इतिहास विषय से, ठीक है। तो इसलिए इतिहास विषय का जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल तो है ही। तो अपन देखते हैं भारतीय इतिहास में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। और भारतीय इतिहास में पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, गुप्त काल में रचित ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो गुप्त काल में अपन ने देखा है एक ग्रंथ की रचना होगी अमरकोश नाम के ग्रंथ की, ठीक है। अमरकोश नाम का ग्रंथ जो है अमर सिंह द्वारा रचा गया। कौन? अमर सिंह रचेंगे। और अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में क्या थे ये? अपने इनके नवरत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल था? अमर सिंह शामिल था। तो ये ध्यान रख लेना, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये अमरकोश जो ग्रंथ है ना, ये अमरकोश ग्रंथ उस समय का एनसाइक्लोपीडिया है। तो प्राचीनतम एनसाइक्लोपीडिया दो ही हैं गुप्त काल के, एक तो अपना अमरकोश है और एक अपना एक वृहत कथा करके है। वृहत कथा तो कातंत्र की है। एक दूसरा अपना ग्रंथ है वृहत संहिता, ठीक है। तो वृहत संहिता जो है ये भी दूसरा अपना क्या है? दूसरा जो है इसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया नंबर 1। तो वृहत संहिता एक एनसाइक्लोपीडिया ये है और दूसरा एनसाइक्लोपीडिया है अमरकोश। जो अमर एनसाइक्लोपीडिया में बेसिकली वहां के समय की सारी जानकारी अपने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है गुप्त काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये ध्यान रख लेना। और ये महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वृहत संहिता को ध्यान रख लेना कि ये सबसे पुराना एनसाइक्लोपीडिया है ना, जिसको अपन विश्वकोश कहते हैं ना। विश्वकोश सबसे पुराना है वृहत संहिता। और अमरकोश भी गुप्तकालीन है, वृहत संहिता भी गुप्तकालीन है, दोनों गुप्तकाल के हैं। और आपके सिलेबस में मेंशन है कि गुप्तकालीन साहित्य से वो प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो अब की बार वृहत संहिता आ सकता है, तो ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं प्राचीन भारत में मंडल कूप, जो क्या घेरदार कूप जिसको अपन बोलते हैं, घेरदार कुओं या मंडल कूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है अपने को, ठीक है। तो ये ऐसा प्रश्न था, उस समय भारतीय इतिहास आपका बहुत बड़ा पूछा जाता था। अभी तो इसको काफी सीमित कर दिया गया है। तो उस समय मौर्य काल के भी प्रश्न आते हैं। तो मंडल कूप का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अपने को मौर्य काल में दिखाई देता है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो मंडल कूप है ना, इसने हमारी जो नगरीय सभ्यता है उसको नदी के किनारों से बाहर खींच कर लेके आए, ठीक है। तो प्राचीन काल में ज्यादातर हमारी जो सभ्यताएं हुई थी वो क्या थी? नदी के पास में होती थी। तो जब नदी के पास में सभ्यता होगी तो बसावट में जो है बार बार परेशानी आती है, क्योंकि नदी हर साल बाढ़ लेके आती है कई नदियां, ठीक है। तो वो बसावट बार बार उजड़ती है, वापस बसते हैं। तो ये जो घेरदार कुएं है ना, जो हर घर में जो कुएं खोदने की जो परंपरा है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो वो हर घर के में कुएं खोदने की परंपरा अपने को देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्राप्त होती है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होती है। लेकिन इसका जो अच्छा खासा जो जिसको बोल सकते हैं ना, इसका एक मतलब अपने को क्रमबद्ध जो प्रमाण है वो अपने को कहां से प्राप्त हो रहा है? मौर्य काल से प्राप्त हो रहे हैं। मौर्य काल से ये मंडल कुएं या घेरदार कुएं जो है अपने को निरंतर प्राप्त होते रहे। और इन्होंने क्या किया? हमारी जो नगर जो सभ्यताएं हैं उनको नदी घाटियों से खींचकर एक अच्छे प्लेन मैदानों में बसा दिया, ठीक है। तो प्लेन मैदानों में जब बसेंगे और वहां पर जो है गहरे कुएं खोदे जाएंगे, हर घरों में कुएं खोदे जाएंगे, तो पानी की जो उपलब्धता जहां नदियों पर निर्भर करा करती थी वो कहां पे आ जाएगी? शिफ्ट होके वो अपने कुओं पे आ जाएगी, ठीक है। तो मंडल कुओं का जो कॉन्सेप्ट है वो मौर्य काल की देन है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नालंदा महाविहार के बारे में बताना है अपने को। अपन ने पिछले एमसीक्यू वाली सीरीज में काफी अच्छा डिस्कशन कर रखा है नालंदा का ऑलरेडी। तो नालंदा के बारे में 2 स्टेटमेंट देके पूछ रहा था कि वहनसांग जो है कुमार गुप्त फर्स्ट के नाम से इसकी स्थापना बताता है। तो वहनसांग उल्लेख करता है उसकी पुस्तक सीयूकी में, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम, वहनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। सीयूकी में उल्लेख करता है
कि कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा ये जो है, जिसको शक्रादित्य नाम देता है, वो क्या नाम देता है, शक्रादित्य। तो शक्रादित्य जो है कुमारगुप्त फर्स्ट की उपाधि है, और शक्रादित्य ने जो है इसकी स्थापना करी थी, किसकी, नालंदा महाविहार की। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। दूसरा, बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट किया गया था। बिल्कुल, बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण होगा तो अपन ने देखा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप नालंदा महाविहार को जला दिया जाता है, और 2 महीने तक जो है इसका धुआं उठता रहा था, ये जलता रहा था कंटिन्यू, क्योंकि ताड़ वृक्ष के जो पौधे, क्योंकि पहले ताड़ पत्तों पे लिखे जाते हैं, और ताड़ पत्ते जो है लंबे समय तक जलते रहते हैं, इस वजह से जो है बख्तियार खिलजी का ऐसा उल्लेख आता है अपने। ठीक है, फिर अपन देखते हैं किस शैलेंद्र वंशीय शासक ने कालसन मंदिर बनाया था। आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि गुप्तकालीन स्थापत्य है आपके सिलेबस में, तो नालंदा महाविहार एक स्थापत्य का भाग है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। लेकिन यहां से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये वाला प्रश्न भी आपसे नहीं पूछे जा सकते, ये वाला, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो गया अभी। ठीक है, तो कालसन मंदिर अपने जावा में पड़ता है। ठीक है, तो जावा में किसने, कौन से शैलेंद्र वंशी शासक हुआ करते थे उस समय। ठीक है, वो भारतीय रूट के तौर पे अपन इसको देखते हैं, तो उनकी परंपराएं जो है भारत से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बौद्ध मंदिर हुआ करता था, कालसन का मंदिर, और ये बौद्ध मंदिर हुआ करता था जो किसके द्वारा बनाया गया था, ये पनंगकरण के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। फिर अपन देखते हैं 1857 की जो क्रांति है उसका कालानुक्रम अपने को सेट करना है, जमाना है। ठीक है, कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो 1857 की जो क्रांति है वो किस कालक्रम में, अभी जस्ट अपन ने पढ़ाई की है। ठीक है, तो मेरठ से शुरू होती है 10 मई से, 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति होती है। अब ये बरेली की जो तारीख है वो 31 मई की दे रखी है, तो 31 मई में जो है बरेली में जो है अपने 1857 क्रांति होती है। झांसी और अवध में मैंने बताया था, दोनों में 4 तारीख को होती है, तो 4 जून झांसी और अवध दोनों फेमस है, और जो है कानपुर में 5 तारीख को शुरू हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जो जगह है उनका आप जरूर नाम याद रख लेना। कोटा में अपने 15 अक्टूबर को मेजर बर्टन की हत्या कर दी जाती है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो क्रांति का कालानुक्रम आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे राजस्थान और इंडिया की जो अपना हिस्ट्री है उसको मिक्स करके प्रश्न बनाने की कोशिश की, तो ये भी अच्छा प्रयास है इनका। तो ये एक इस तरीके का नवाचार भी आपको भविष्य में दिख सकता है, तो उस पर भी आप है ना गौर करना। फिर ये है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन, रुड़की में एक तकनीकी विद्यालय की स्थापना हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। रुड़की है ना, रुड़की जहां पर आज के टाइम पे आईआईटी है ना, आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो ये आईआईटी रुड़की की जो शुरुआती ब्रांच है ना, वो अपने 1847 में सर जेम्स थॉमसन के नाम पे डलहौजी के द्वारा की गई थी स्थापना। किसके द्वारा की गई थी, डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने 1847 में रुड़की में एक तकनीकी महाविद्यालय, तकनीकी कॉलेज की स्थापना करी थी, टेक्निकल कॉलेज की। उसको जो है आज वर्तमान में इसको अपन ने आईआईटी के रूप में तब्दील कर दिया। बाद में पहले इसको यूनिवर्सिटी बना देते हैं और बाद में इसको आईआईटी बना देते हैं, जब भारत आजाद होता है तब से। तो ये आईआईटी रुड़की आज के समय बहुत फेमस है, और ये भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय अपन कह सकते हैं, भारत का पहला तकनीकी कॉलेज है ये। और ये सर जेम्स थॉमसन द्वारा जो है, इसका नाम पहले जो है था, पहला नाम इसका क्या था, थॉमसन टेक्निकल कॉलेज। क्या नाम था, थॉमसन टेक्निकल कॉलेज। बाद में इसका नाम आईआईटी रुड़की पड़ गया है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये सर जेम्स थॉमसन थे ना, उनके नाम पर था ये। और ये थॉमसन, जैसे अपने यहाँ पे गंगा नहर थी ना राजस्थान में, वैसे गंगा नहर जो थी वो अपने उत्तराखंड से एक नहर निकाल के उत्तर प्रदेश में लेके आए थे, गंगा नहर नाम से। तो ये गंगा नहर के क्रिएटर कौन है, ये अपने जेम्स थॉमसन है। तो इन्हीं के नाम पर जो है ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था, और ये सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज था विशेषतः शुरुआत में, है ना। तो जेम्स थॉमसन सिविल इंजीनियर कॉलेज इसका पूरा नाम था। ठीक है, फिर अपन देखते हैं एचआरए। एचआरए के जो संस्थापक थे, एचआरए के संस्थापक कौन से सदस्य कौन कौन थे, तो उस समय जो है चंद्रशेखर आजाद थे अपने। एचआरए जो बनाया, एचआरए का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक इसकी विंग 1928 में बनेगी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको भंग करके। ठीक है, ये 1924 में बनता है। कब बनता है, 1924 में बनता है। और 1928 में कौन बनता है, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कौन सा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन कौन है। ठीक है, तो संस्थापक सदस्यों में है चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्रनाथ साल्यान, और अपने इनकी सत्येंद्रनाथ साल्यान की वो है सान्याल की वो जीवनी जिसको कह सकते हैं, या इनका जो आत्मकथा है बंदी जीवन नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो बंदी जीवन जो है इन्हीं की आत्मकथा है। राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी इनके संस्थापक सदस्य थे। एक अरविंद घोष का भी नाम दे रखा है, लेकिन अरविंद घोष जो है आरंभ में जो है गर्म विचारधारा के व्यक्ति हुआ करते थे, बाद में जो है ये संन्यास धारण करके अपने पांडिचेरी चले जाएंगे। तो ये 1924 से पहले की घटना है, तो अरविंद घोष इसमें नहीं आएगा, तो अरविंद घोष को आप काट देना। बाकी और जो है ये सब संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन, चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल। तो ये नाम याद रख लेना। फिर एक आयोग दिया हुआ है, शिक्षा से संबंधित आयोग है। तो शिक्षा से संबंधित आयोग है, और वो इंग्लैंड मॉडल पर, क्या, इंग्लैंड मॉडल पर
किस वाले आयोग में ये प्रावधान किया गया कि भारत में भी इस तरीके के जो है इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए। ठीक है, तो टीचर्स को ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाए, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। तो उस इंस्टीट्यूशन के प्रावधान कहां पे अपने को प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहला अपना शिक्षा आयोग बना था भारत में, वो था चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, तो चार्ल्स वुड आयोग जो बना था वो डलहौजी के समय बना था। तो डलहौजी के समय चार्ल्स वुड आयोग आएगा, तो उसकी उसकी रिकमेंडेशन थी कि आप जो है भारत में क्या करोगे, भारत में अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे, और उसी किसके आधार पर खोलेंगे, अपन इंग्लैंड मॉडल की तर्ज पर खोलेंगे। ठीक है, तो ये किसमें प्रावधान किया गया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच में प्रावधान किया गया था। फिर अपन देखते हैं राजा राम मोहन राय के विषय में। तो राजा राम मोहन राय के विषय में स्टेटमेंट आएगा आपसे, और ये प्रश्न अपन भविष्य में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है, अपन अपने इंडियन रेनेसां है, भारतीय पुनर्जागरण है, उसमें अपन राजा राम मोहन राय को स्पेशली आपको नाम दिया हुआ है अपने सिलेबस में, आप देखोगे ना उसमें अच्छे से नाम दिया हुआ है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो इनकी एक किताब है द प्रोसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या नाम है इस किताब का नाम, द प्रोसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये पुस्तक है इनकी। ठीक है, तो ये इसमें ईसाई धर्म की जो है तारीफ करते हैं, और 10 कमांडमेंट्स पे लिखी हुई किताब है। ठीक है, तो द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जीसस किसकी किताब है, ये राजा राम मोहन राय की किताब है। आत्मीय सभा नाम का एक संस्था की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। इसी के साथ जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी है। किसकी, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, अपने राजा राम मोहन राय। फिर फारसी में तुहफात उल मुवाहिद्दीन, है ना, तुहफात उल मुवाहिद्दीन फारसी में एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, और ये इनकी पुस्तक है, और इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। किसको, एकेश्वरवादियों की तारीफ करते हैं, एकेश्वरवादियों को उपहार। ये भारतीयों को भी एकेश्वरवादी मानते थे। ठीक है, तो उपहार ये क्या है, ये इनकी किताब है फारसी में, तुहफात उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, फिर अपन देखते हैं एक क्वेश्चन ये बना था भक्ति मूवमेंट का, जो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसको काट सकते हैं आप। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने हेतु क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात है ना, हिंदी में, विभिन्न तेलुगु में, तमिल में, इन सब क्षेत्रीय भाषाओं में जो है भक्ति संतों ने अपना ज्ञान बांटा है ना। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दिल्ली सुल्तानों और मुगल शासकों ने क्या है, फ्रांस अपने फारसी पर ज्यादा जोर दिया था। किस पर, दिल्ली सुल्तानों ने और मुगल बादशाह ने, वहां पर जो सेंटर में जो पावर बैठी है वो किस पर ज्यादा जोर दे रही, फारसी पर ज्यादा जोर दे रही। क्या इस वजह से भारतीय जो संत परंपरा है उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया था क्या, ये कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, क्या ये बात सही है, तो ए आर दोनों सत्य है ना, कथन भी सही है, आर भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में सही है। क्या इसकी व्याख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या इस वजह से थोड़ी किया था, हमारा जो भक्ति संतों का जो सबसे मूल इसेंस में ये बात थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस भक्ति विचारधारा से जोड़ सके। क्या इनका उद्देश्य ये था कि हम क्षेत्रीय भाषा में अगर प्रचार करेंगे अपना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति मार्ग को अपनाएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया है अधिकाधिक। तो ये स्टेटमेंट अपना सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है। ठीक, फिर अपन देखते हैं औरंगजेब के काल में लेखक और रचनाएं दी हुई है, और इन लेखक और रचनाओं को अपने को जो है कौन कौन से लेखक और रचनाएं जो है औरंगजेब के काल से संबंधित है, तो ये तीनों दी हुई है। और इसमें नाम है मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा। ठीक है, ये आलमगीर नामा एक तरीके से औरंगजेब की आत्मकथा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा जो है ये दक्षिणी अभियान पर या दक्खन के अभियानों पर जो है ये किताब लिखी हुई है। तो औरंगजेब के दक्खन अभियानों को समर्पित किताब का नाम क्या है, नुस्खा ए दिलकुशा। किसके द्वारा लिखी गई है, भीमसेन के द्वारा। अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ये सारी चीजें, है ना। फिर ईश्वरदास नागर की फुतुहात है आलमगीरी, ये आलमगीरी फुतुहात आलमगीरी जो है ईश्वरदास नागर लिखेंगे। तो ये तीनों किताबें है ना, ये अपने महत्वपूर्ण है, तो आप तीनों को ध्यान रख लेना। ये औरंगजेब के समय में लिखी गई किताबें हैं और इतिहास का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर एक प्रश्न था शिवाजी के प्रशासन से संबंधित, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। शिवाजी के प्रशासन से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो शिवाजी के प्रशासन में जो है ना अपन को दिखेंगे कि अष्ट प्रधान हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, अष्ट प्रधान का कॉन्सेप्ट था शिवाजी के प्रशासन में। ध्यान से देखो, अष्ट प्रधान का कॉन्सेप्ट जो था उसमें 8 लोग हुआ करते थे प्रमुख, जो उनके सबसे निजी जो मंत्री परिषद थी उसको बोलते थे अष्ट प्रधान, जिसमें 8 लोग हैं। ठीक है, तो उसमें एक पोस्ट हुआ करती थी पंडित राव की, है ना। पंडित राव की एक ऐसी पोस्ट हुआ करती थी जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। किसकी नियुक्ति होती थी, सिर्फ ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। और ये काम क्या करते थे, दान और धर्म संबंधित मामले देखा करते थे। तो शिवाजी के प्रशासन में दान और धर्म संबंधित मामलों को देखने के लिए पंडित राव का जो है एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, और पंडित राव में ज्यादातर ब्राह्मण हुआ करते थे।
ये फिक्स पोस्ट थी, ठीक है। तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। फिर अपन देखेंगे, ये आपका सिलेबस में है 13वां, तो मुगल उद्यान और शासक से संबंधित है। तो आराम बाग अपने आगरा में है, बाबर द्वारा बनाया गया है आराम बाग। निषाद बाग, ये मैंने बागों को एक्सक्लूसिवली अलग से भी करवाया हुआ है आपको, जब आप वीडियो स्क्रॉल करोगे अपने प्लेलिस्ट में, तो इंडियन हिस्ट्री में अपन ने बागों को अलग से भी करवाया हुआ है बहुत अच्छे से। ऐसे मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल के ऐसे बागों को करवाया हुआ है एक्स्ट्रा, तो आप देख सकते हैं वो भी। और इसमें आराम बाग जो है अपने आगरा में बाबर द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आराम बाग जिसको राम बाग भी बोलते हैं, ठीक है, ये आगरा में बनाया गया है बाबर द्वारा। और निशात बाग ये श्रीनगर में अकबर द्वारा बनाया गया है। तो नहीं, श्रीनगर में जो भी बनेगा बाग वो जहांगीर के समय बनेगा। किसके समय बनेगा? जहांगीर के समय बनेगा। और आसफ खां जिसको जानते हैं आप, आसफ खां जो है अपना जहांगीर का शाला है एक तरीके से, ठीक है, नूरजहां का भाई है आसफ खां, तो उसकी देखरेख में बनाया जाएगा निशात बाग, ठीक है। कहाँ का है ये? अपना श्रीनगर का है। एक निशात बाग जो है लाहौर में बनाया जाएगा जहांगीर द्वारा, तो वो भी आप याद रख लेना। तो ये दोनों बाग, निशात बाग जो है जहांगीर के काल की देन है। फिर शालीमार बाग लाहौर में बनाएगा शाहजहां, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शालीमार बाग शाहजहां द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। एक औरंगजेब के समय में एक ही बाग बना है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पिंजौर में बना है, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पिंजौर, और वहां पर बना हुआ है, तो ये भी आप याद रख लेना, भविष्य में आपसे एग्जाम में वापस रिपीट हो सकता है। तो औरंगजेब के काल में अपन ने सारे बाग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। मुगलों के काल में कौन कौन से उद्यान बने, क्योंकि उद्यानों से बहुत ज्यादा लगाव था मुगलों को, मुगल शासकों को, तो वो मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। तो ये था अपना इंडियन हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान हिस्ट्री के 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। एक क्वेश्चन तो 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो 1857 क्रांति में उदयपुर के रेजिडेंट कौन थे? तो आसान सा प्रश्न था, बहुत कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना था। कैप्टन सावर्स अपन ने राजस्थान वाले में डिस्कस किया हुआ है। कैप्टन सावर्स जो है उस समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। एक क्वेश्चन ये था कि विजय सिंह पथिक, जिनका नाम था भूप सिंह, विजय सिंह पथिक ने द्वारा एक अखबार का प्रकाशन किया गया था, समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। 1920 में वर्धा में जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, तो उसी समय जो है ये राजस्थान केसरी जो है निकाला गया है विजय सिंह पथिक द्वारा। इसके अलावा जो राजस्थान सेवा संघ है उसके द्वारा जो है अजमेर से भी बहुत सारे समाचार पत्र निकाले गए हैं। यंग राजस्थान, तरुण राजस्थान जिसको अपन बोलते हैं, तो तरुण राजस्थान भी अपने राजस्थान सेवा संघ द्वारा निकाला गया अखबार है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट जितने भी थे ये सारे क्वेश्चन थे ग्रुप बी के। और अब अपन नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें अपन ग्रुप सी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो और फिर ग्रुप शायद सी तक ही है, फिर संस्कृत डिपार्टमेंट का भी है 2018 का पेपर। तो 2018 में ये 4-5 पेपर अपने को बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ये पीवाई की सीरीज कैसी लग रही है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि हम जो है आप और अच्छा रिव्यू पाकर जो है हम और सुधार कर सकें। जो भी आपको सुधार की गुंजाइश रहती है वो भी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिक ज्ञान पर इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।